हेलो नमस्कार साथियों, मैं कंचन प्रभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी ग्रुप हिंदी पर। तो पिछले वीडियो में मैं जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला प्रैक्टिस सेट की करवा रही थी उसके 19 क्वेश्चन तक हो चुका था। आज हम 90 क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे और आप सभी को बताना है कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। आप लोग साथ में कमेंट करते जाएं और हम इसका स्कोर भी बताते चलें साथ में कमेंट करके। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक नहीं है। हमको जो प्रसाद जी के द्वारा लिखे हुए नाटक हैं उनमें हमें बताना है कि उनके द्वारा लिखा हुआ नाटक कौन सा है जो ऐतिहासिक नहीं है। बाकी तो ज़्यादातर इन्होंने ऐतिहासिक नाटक ही लिखे हैं प्रसाद जी ने, तो हमको वही बताना है कि कौन सा इनका मतलब ऐतिहासिक नाटक नहीं है। सज्जन है, विशाख है और अजातशत्रु और राजश्री है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ए, इनका सज्जन नाटक ऐतिहासिक नाटक नहीं है। बाकी जो तीनों नाटक हैं वो एक ऐतिहासिक नाटक हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कंजूस की खोपड़ी किसकी रचना है। कंजूस की खोपड़ी किसकी रचना है ये हमें बताना है। उग्र की है या फिर जगदीश चंद्र माथुर की है, गोविंद बल्लभ पंत की है या फिर बलदेव प्रसाद मिश्र की है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, गोविंद बल्लभ देव इसके आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी रचना सेठ गोविंद दास की नाट्य रचना नहीं है। हमको बताना है कि सेठ गोविंद दास द्वारा लिखे हुए नाटक इसमें से कौन सा नहीं है। कर्ण है या शशि गुप्त है। इसके साथ ही नेक्स्ट या फिर संतोष कहाँ है या फिर सागर विजय। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, सागर विजय। आंसर इसका सागर विजय है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी नाट्य रचना उपेंद्र नाथ अस्क की नहीं है। तूफानों के बीच, वबर या फिर अंजो दीदी और जगत गुरु। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, जगत गुरु इनकी नहीं है उपेंद्र नाथ की। आंसर इसका नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सुमित्रा नंदन पंत रचित गीत नाटक नहीं है। हमको बताना है कि जो रचनाएं हैं इनमें से कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की नाट्य रचना गीत रचना नहीं है, वो हमको बताना है। तो कल्पांतर है, रजत शिखर है या फिर शिल्पी है या फिर सौवर्ड है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, सौवर्ड। आंसर हो जाएगा इसका ए, कल्पांतर। पहले हमने सौवर्ड बोल दिया था। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रसाद के बाद हिंदी नाटक में नव युग प्रवर्तक माने जाते हैं। कि वैसे तो हिंदी नाटक के जो नव प्रवर्तक हैं वो प्रसाद जी को माना जाता है, लेकिन पूछा गया है कि नव प्रवर्तक कौन हैं, ये हमको बताना है कि हिंदी नाटक के जो नव प्रवर्तक कौन हैं वही हमको बताना है। तो आंसर इसका होगा लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं या फिर मोहा राकेश हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, मोहा राकेश को हिंदी नाटक का नव युग प्रवर्तक माना जाता है। ये स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है, आप लोग इस पर स्टार लगा लें। अच्छा क्वेश्चन है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, और आप लोग सभी स्कोर करते चलें और जो भी क्वेश्चन नया लगता है उसे अपने जो नोट्स बना रहे हैं उसमें ऐड करते चलें साथ में ही। और कहीं डाउट होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, करबला नाटक के नाटककार का नाम बताएं क्या है। तो करबला नाटक पहले तो हमको पता चला कि नाटककार कौन है। आंसर ऑप्शन है इसका भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट या फिर प्रेमचंद या फिर मिश्र बंधु। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, करबला नाटक प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ नाटक है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है,
दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। बताना है कि कौन सा नाटक जो है प्रसाद का नहीं है। तो दुर्गावती, विशाख सज्जन, करुणालय या फिर प्रायश्चित। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, दुर्गावती नाटक प्रसाद का नहीं है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग ये ना समझे कि मैं इसका कुछ डिटेल नहीं करवा रही हूँ। डिटेल में दूसरी श्रृंखला जो चला रही हूँ व्याख्यात्मक क्वेश्चनों की, वो आप उनमें देख सकते हैं मेरे वीडियो को। आप उसमें मैं पूरा डिटेल करवा रही हूँ, तो आप एक बार उस वीडियो को जाकर देख लें, उस वीडियो पर जाकर देख लें। और इसमें थोड़े से क्वेश्चन हैं, इनको बस नॉर्मली परीक्षा के हिसाब से अटैम्प्ट करवा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा नाटक बद्रीनाथ भट्ट का नहीं है। हमको नाटक बताना है कि कौन सा नाटक है जो बद्रीनाथ भट्ट का नहीं है। तुलसीदास, वैन चरित्र, दुर्गावती या फिर कल्याणी परिणय। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, कल्याणी परिणय इनका नहीं है बद्रीनाथ का। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, नेत्रोन्मलीन नाटक के रचनाकार का क्या नाम है। जो नेत्रोन्मलीन नाटक है उसके रचनाकार हमको बताना है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, मिश्र बंधुओं के द्वारा ये नाटक लिखा गया है। वैसे तो इन्होंने ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन कहीं कहीं इन्होंने साहित्य में भी अपने थोड़ा बहुत कदम रखा है। तो आंसर इसका मिश्र बंधु हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु का अनुदित नहीं है। तो भारतेंदु जी के जो दो प्रकार से नाटक हैं, एक अनुदित नाटक है और दूसरे हैं मौलिक नाटक। तो हमको मौलिक नाटक ही बताने हैं। वो मौलिक नाटक इसमें हमें बताना है कि कौन सा भारतेंदु का मौलिक नाटक है और कौन से अनुदित हैं। तो रत्नावली, सत्य हरिश्चंद्र और विद्या सुंदर, ये तीनों ही इनके अनुदित नाटक हैं। और अंधेर नगरी जो है वो इनका अनुदित नाटक नहीं है, ये एक मौलिक नाटक है। साथ ही इसके साथ मैं इनका एक ट्रिक बताऊंगी। ट्रिक है मौलिक नाटक की, यहाँ आप लोग लिख सकते हैं मौलिक नाटक। मौलिक नाटक ट्रिक है वेज बिस अनि प्रभा। ये एक लाइन आपको याद करनी है, बाकी इनके सारे जितने भी मौलिक नाटक हैं वो सारे आपको याद हो जाएंगे 1 सेकंड में ही। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर याद रखें मौलिक नाटक के लिए। और जब हम इनका डिटेल करवाएंगे तो पूरा डिटेल करवाएंगे, ट्रिक के साथ ही करवाएंगे। और इनके मौलिक नाटक भी बताएंगे और इनके अनुदित नाटक भी बताएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि साकेत में कुल कितने सर्ग हैं। साकेत में हमें सर्गों की संख्या बतानी है कि कितने हैं। तो पहला है 9, 10, 12 और 14। आंसर इसका हो जाएगा 14 आंसर सी, 12 आंसर सी। 12 इसमें इसके कुल खंड हैं, कुल सर्ग हैं इसमें। और जो 9वां सर्ग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है 9वां सर्ग के बारे में। 9वां सर्ग महत्वपूर्ण है। जब इनका डिटेल करवाएंगे तो सब बताएंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा हमारा क्वेश्चन है, पथ के साथी की रचना विधा क्या है। जो पथ के साथी रचना है ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक रचना है। तो इसमें बताना है कि इसका जो आंसर है वो क्या है, कौन सी विधा में लिखा गया है, कहानी में, रेखा चित्र में, यात्रा साहित्य में या फिर एकांकी में। तो आंसर इसका हो जाएगा रेखा चित्र। इसमें महादेवी जी ने अपने जो साहित्यिक सहचर लोग थे, इनके साहित्यिक के समकक्ष उस टाइम के लोग थे, उनके बारे में इन्होंने लिखा है। जैसे प्रसाद पंत निराला और भी बहुत सारे हैं, तो उनके बारे में इन्होंने लिखा है। इसीलिए इन्होंने पथ के साथी रचना का नाम दिया है। तो यह एक रेखा चित्र है, पथ के साथी। याद रखना आप सभी लोग, स्टार लगा लो इस पर।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तुलसी की विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, डिंगल है, अवधी है, पिंगल है और ब्रज भाषा है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, ब्रज भाषा। इन्होंने वैसे तो तुलसी अवधी के कवि माने गए हैं, लेकिन इन्होंने कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में भी की हैं। तो विनय पत्रिका और इन्होंने कवितावली, ये 2-3 रचनाएं हैं इन्होंने ब्रज भाषा में की हैं। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, ब्रज भाषा। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रकाशित पत्रिका हंस के संपादक कौन हैं? तो वर्तमान समय के हमें जो हंस पत्रिका है उसके संपादक हमको बताने हैं। पहले के तो बहुत पहले स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोग इसके संपादक रहे हैं, नंबर सिंह रहे हैं, हजारी प्रसाद रहे हैं और इसके साथ ही प्रेमचंद रहे हैं और लास्ट में जो वर्तमान युग में हैं वो राजेंद्र यादव जी हैं। ये आप लोग याद रख लें। ये मन्नू भंडारी के हस्बैंड हैं, ये उनके पति हैं। और इसके साथ ही इन्होंने दोनों ने मिलकर एक रचना भी की है, 1 इंच मुस्कान, इन दोनों के द्वारा लिखी हुई है, मन्नू भंडारी और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, उत्कर्ष का विलोम है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, अपकर्ष। उन्नत नहीं है, अवनत नहीं है, प्रकर्ष नहीं है, आंसर इसका डी हो जाएगा। साथ में नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषय संयोजक है? मतलब हमको मिलान करना है इसमें और जो मिलान नहीं है उसको अलग छांटना है। विषम संयोजक हमको बताना है कि कौन सा विषम संयोजक है। तो ऑप्शन है पूर्वी हिंदी अवधी की है, तो ये सही है, पूर्वी हिंदी अवधी में ही आती है। और पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा की है, सही है। पहाड़ी हिंदी कुमायूनी है और आंसर इसका सी हो जाएगा। राजस्थानी हिंदी मैथिली की नहीं है, मैथिली एक बिहारी हिंदी की है, बिहारी हिंदी की बोली है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं। तो रानी नागफनी की कहानी के हमें लेखक को बताना है कि कौन से लेखक हैं रानी नागफनी के। के.पी. श्रीवास्तव हैं, शरद जोशी हैं या फिर हरिशंकर परसाई हैं और श्रीलाल शुक्ल हैं। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी एक हास्य व्यंग्यकार के रूप में विख्यात हैं। इन्होंने हास्य व्यंग्यात्मक रचनाएं लिखी हैं। तो उन्हीं के आधार पर ये रानी नागफनी की कहानी भी लिखा है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। और इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? हमको बताना है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक इसमें से कौन सा नहीं है। द्रौपदी, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, ये तीनों ही जयशंकर प्रसाद के बहुत फेमस नाटक रहे हैं। तीनों ही एक ऐतिहासिक नाटक हैं, आप लोग लिख लें, ऐतिहासिक नाटक हैं तीनों ही। और आंसर इसका सी हो जाएगा, लहरों के राजहंस। ये मोहन राकेश की रचना है, मोहन राकेश की है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, काव्यश नाटक रम्यम। ये हमको बताना है कि इस युक्ति का, इस लाइन का अर्थ क्या है। काव्यश नाटक रम्यम, काव्य से नाटक मनोहर होते हैं, काव्य में नाटक मनोरम होते हैं और काव्य में नाटक मनोरम, काव्य और नाटक मनोरम होते हैं, साथ ही काव्यों में नाटक अधिक लोकप्रिय होते हैं। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। आप लोग इसको नोट करते चलें, साथ में क्वेश्चन थोड़े से ठीक से हैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठा करें जब भी क्वेश्चन श्रृंखला होती है। तो उसमें से जो भी क्वेश्चन आपको अलग लगता है, जो भी ठीक क्वेश्चन लगता है, उसे नोट कर लें और एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी के लिए बहुत अच्छा होता है ये। तो आप लोग ऐसा करते चलें साथ में। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक एकांकी के जनक कहे जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जो एकांकी के जनक हैं, आधुनिक एकांकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नाटक के बाद की रचना है, नाटक के बाद स्टार्ट हुई थी, इसलिए इसे आधुनिक एकांकी ही कहा जाता है। ऐसा नहीं है ऐतिहासिक
मतलब पहले की एकांकी अलग है और आज की एकांकी को दूसरी एकांकी है और उसे आधुनिक एकांकी का नाम दे दिया है। तो ऐसा नहीं है। आधुनिक एकांकी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नाटक के बाद की रचना एक विधा है। नाटक के बाद इसका आरंभ हुआ था, इसीलिए इसे आधुनिक नाटक के नाम से जाना जाता है। आधुनिक एकांकी के जो जनक हैं वो हमको बताने हैं। उदय शंकर भट्ट हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर राम कुमार वर्मा हैं। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। राम कुमार वर्मा ने आधुनिक एकांकी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसीलिए इनको आधुनिक एकांकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अरे या बर याद रहेगा रचना हम विधा बतानी है कौन किसकी है। तो ये नाटक है, उपन्यास है, जीवनी है या फिर यात्रा संस्मरण है, यात्रा साहित्य है। तो हमको आंसर इसका सी हो जाएगा। यात्रा साहित्य है ये और ये रचना अज्ञे की है। अज्ञे की है ये रचना। अरे यायावर याद रहेगा। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, आवारा मसीहा जीवनी के जीवन पर आधारित है। जो आवारा मसीहा है जीवनी किसके जीवन पर आधारित है ये हमको बताना है। शरद चंद्र जोशी के है या फिर महात्मा गांधी, हैंसांग या फिर राहुल सातकृत्यायन। तो आवारा मसीहा ये शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित है। ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी हुई है। विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी हुई शरद चंद्र की जीवनी है आवारा मसीहा। याद रखना आप सभी लोग। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। ये कथन हमको बताना है कि किसका है। तो ऑप्शन है हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय और इनमें से कोई नहीं। तो बहुत फेमस ये पंक्ति हैं, आप लोग सभी नोट करें इस पंक्ति को, स्टार लगा लें इस पर। और ये पंक्ति हैं ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई हैं कि प्रत्येक जो साहित्य लिखा जाता है वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति, मतलब उनके जो जनता की सोच है, जनता की मनोवृत्ति है, उसी का प्रतिबिंब होता है साहित्य। तो ये फेमस लाइन है, आप लोग सभी याद रखें। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया क्योंकि ये हमको बताना है कि उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया था क्योंकि किस लिए नाम दिया था, इसका उद्देश्य क्या है। इस काल के ऑप्शन है इसके, इस काल के सभी कवि वीर थे, इस काल में राजाओं का वर्णन होता था, इस काल में वीरता वर्णन की प्रवृत्ति प्रधान थी, और लास्ट वाला क्वेश्चन है वो ऑप्शन है वो है वीर रस का वर्णन हुआ करता था या वर्णन होता था। तो आंसर इसका सभी लोग को पता चल गया होगा और हमें कमेंट में साथ में बताते चलें। आंसर इसका सी हो जाएगा। आंसर इसका सी हो जाएगा। इस काल में वीरता वर्णन की प्रवृत्ति प्रधान थी। जो इस काल के साहित्य लिखे गए थे आदिकाल के आदिकाल या फिर वीरगाथा काल, वीरगाथा काल में जो साहित्य लिखे गए थे वो मोस्टली जो साहित्य थे वो एक वीरात्मक साहित्य रचना थी। किसी न किसी राजाओं की उसमें युद्ध वर्णन हुआ करता था या फिर किसी योद्धाओं का युद्ध वर्णन की प्रशंसा होती थी। तो इसीलिए इसे वीरगाथा काल को नाम दिया गया है रामचंद्र शुक्ल ने। साथ ही इसका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कबीर भक्त काल की किस धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमको बताना है कि कबीरदास जी किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने गए हैं, संत काव्य के, सूफी काव्य के या फिर कृष्ण काव्य के या फिर राम काव्य के। तो जैसा कि हमें पता है हमारा भक्ति काल दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में भक्ति काल को बांटा गया है। एक तो संत काल, संत काव्य, दूसरा था हमारा सूफी काव्य। सूफी काव्य के प्रवर्तक थे वो जायसी माने गए हैं। सूफी काव्य के जो प्रवर्तक जायसी को कहा गया है और संत काव्य के प्रवर्तक थे वो कबीर को कहा गया है, कबीर को कहा गया है। संत काव्य में दो धाराएं प्रचलित थीं, एक राम भक्ति काव्य धारा और एक
कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा के तुलसी कहे गए हैं। राम भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा और दूसरी थी कृष्ण भक्ति काव्य धारा। जब डिटेल करवाऊंगी तो आप लोग टेंशन में ना आए कि समझ नहीं आ रहा है ठीक से। जब डिटेल करवाऊंगी तो आपको एकदम कंफर्म करके समझ आ जाएगा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा, काव्य धारा, तो ये दो धाराएं हैं चली थी हमारी सूफी संत काव्य से। और इसके संत काव्य के प्रवर्तक थे वो कबीरदास जी थे और सूफी काव्य के जायसी थे। एक राम भक्ति काव्य धारा थी, राम भक्ति काव्य धारा के तुलसी माने गए हैं, और कृष्ण काव्य धारा के जो प्रवर्तक थे वो सूरदास को माना गया है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हम वीडियो को लाइक कर दें। तो थैंक यू।